find the acceleration of each mass and pulley when an external force F equals 140 Newton is applied on the pulley as shown. G का वैल्यू 10 लीजिए. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं हम लोग, तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा. 2 kg ब्लॉक का और 5 kg ब्लॉक का देखिए यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम. 2 kg ब्लॉक एंड 5 kg ब्लॉक. जिनका एक्सप्लोरेशन नहीं निकल पाया दोनों ब्लॉक का, क्लियरली यहाँ पे दिखेगा. आप लोग अपना देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है और बताइए हमको आफ्टर डिस्कशन. यहाँ टी, यहाँ पे टी, इसका वेट 50 न्यूटन, इसका वेट 20 न्यूटन. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लिया जाए कि 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन है A5 और 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन है A2. दोनों को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ही रखा. क्यों? ये टेंशन की वैल्यू है F इक्वल्स 2T है, क्योंकि यहाँ भी T, यहाँ भी T, दिस T प्लस T विल बी इक्वल टू F. तो टेंशन की वैल्यू है 140/2, 70 न्यूटन. 70 न्यूटन का फोर्स इसको भी ऊपर उठा लेगा, 70 न्यूटन का फोर्स इसको भी ऊपर उठा लेगा, इसलिए दोनों ही ब्लॉक ग्राउंड से ऊपर उठ जाएंगे. पिछले वाले केस में ऐसा नहीं हुआ था. इस वाले केस में है कि बोथ द ब्लॉक्स विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसलिए मैंने दोनों का ही एक्सेलरेशन अपवर्ड रखा है जैसा आपको दिख रहा है डायग्राम में. इसका इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या बनेगा दोनों ब्लॉक का. इस ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, t minus 20 इक्वल्स टू A2. और इसका बनेगा 5 kg ब्लॉक का t minus 50 इक्वल्स 5 into A5. अब टेंशन का वैल्यू डाल दिया जाए. 70 minus 20 इक्वल्स टू A2. यहाँ से आ गया A2 इक्वल्स 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बहुत बड़ा एक्सेलरेशन है. यहाँ हो जाएगा 70 minus 50 इक्वल्स 5 A5. तो यहाँ आ जाएगा A5 इक्वल्स 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये दोनों वैल्यूज ज्यादातर लोगों ने सही निकाला है. सही नहीं, उस पर फोकस करिए क्यों हुआ. दो तरीके हैं उसको कैलकुलेट करने के. सर वीडियो नहीं आ रहा है सर. कहाँ हेलो वीडियो नहीं आ रहा है सर. सर आप म्यूट है सर, कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है सर. कहाँ गए सर? वीडियो भी नहीं आ रहा है. सभी लोग ध्यान दीजिए. T डॉट A acceleration of pulley upwards and T plus T, 2T is downward, so negative 2T into AP. 2 kg ब्लॉक पे टेंशन एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव.
5 kg के लिए भी टेंशन एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन पॉजिटिव। कितना आंसर आ गया? A2 plus A5/2 इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली 29/2 यानी 14.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर पुली का एक्सेलरेशन। इसके अलावा एक दूसरा अप्रोच भी है जिससे आप इसको कर अल्टरनेट मेथड देखिए, नॉर्मल जो आपके सिलेबस में है उस मेथड पे। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोगों को ग्राउंड से ऐसा दिखेगा, ड्यू टू दिस फोर्स पुली विल मूव अपवर्ड्स अलोंग विथ 2 ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक भी ऊपर जाते हुए दिखेंगे। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो 2 kg ब्लॉक थोड़ा ऊपर और 5 kg ब्लॉक थोड़ा पीछे दिखेगा, और ग्राउंड यहाँ, दिस इज ग्राउंड। इस तरह का सिनेरियो थोड़ी देर बाद दिखेगा। पुली का एक्सेलरेशन AP, ये 2 kg ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन A2 और ये 5 kg है, इसका एक्सेलरेशन A5। थोड़ी देर के बाद ग्राउंड से इस तरह का कंडीशन दिखेगा। ग्राउंड इज स्टेशनरी, तो सारा डिस्टेंस हम लोग किसी फिक्स्ड लाइन से लेते हैं ना, तो 2 kg ब्लॉक का डिस्टेंस ले लिया जाए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे x, 5 kg ब्लॉक का लिया जाए y और पुली का लिया जाए z। पुली का एक्सेलरेशन डिस्टेंस z। उसके बाद इस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ लिख देना है, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए कांस्टेंट रिलेशन जिसको बोलते हैं CR, कांस्टेंट रिलेशन। यहां से यहां तक का लेंथ z माइनस x प्लस यहां से यहां तक का लेंथ टोटल z में से y को घटा दें, z माइनस y। सो L इक्वल्स 2z minus x minus y. Now differentiate with respect to time. Twice d2z by dt square minus d2x by dt square minus d2y by dt square. 0 हो गया। So 0 equals 2 times d2z by dt square. So it will give you acceleration of minus x also increasing, क्योंकि a भी ऊपर जा रहा है, y is also increasing। तो नीचे जो इक्वेशन दिख रहा है वो आ गया। Now after this point dz d2z by dt स्क्वायर से AP मिला, d2x by dt स्क्वायर से 2 kg का एक्सेलरेशन मिलेगा और y के डबल डेरिवेटिव से A5 मिलेगा। फिर से देखिए वही एक्सप्रेशन आ गया। So acceleration of pulley is A2 plus A5 divided by 2. So again it is 29/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ब्लॉक के ऊपर, जो कि ये ब्लॉक भी स्मूथ है, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। ये लेफ्ट और राइट साइड से, दोनों साइड से सपोर्ट दिया हुआ है रॉड को, लेफ्ट या राइट नहीं फिसलने देगा। ये फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट। ये जो है दिख रहा है, ये रॉड है, भारी भरकम एक रॉड है इस टाइप का, ऐसे इसके प्लेन के कांटेक्ट में और सबको होल्ड करके रखा हुआ है। इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है। अभी सिस्टम को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये रॉड नीचे की तरफ गिरने लगेगा। ये ना तो लेफ्ट जा सकता है ना ही राइट साइड जा सकता है, दोनों साइड से फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है। ये ट्रायंगुलर ब्लॉक ये नीचे गिरने लगेगा और ये ट्रायंगुलर ब्लॉक पीछे खिसकने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही सिस्टम को छोड़ेंगे ये पीछे की तरफ भागने लगेगा। इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए h, और ये जो वर्टिकल रॉड दिख रहा है इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, मान लीजिए AV। When given system is released from position shown, find the relation between
AV एंड H, जिसको कि हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलते हैं, CR मैंने लिख दिया है, कंस्ट्रेंट रिलेशन। AV क्या है? AV इज acceleration of, this is rod, acceleration of rod in vertically downward direction, vertically downward direction। और H क्या है? acceleration of triangular block in horizontal direction। ये ब्लॉक सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और ये रॉड सिर्फ वर्टिकली मूव करेगा। तो AV और AH में क्या रिलेशन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन। जैसे ही सिस्टम को रिलीज किया जाएगा तो ये स्लाइड करने लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड और ये पीछे जाने लगेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब इसका एक्सेलरेशन AV है और इसका AH है, तो आप ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन, देखिए क्या हो रहा है दोनों के बीच में। रॉड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एट 90 डिग्री। और इस ब्लॉक पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इस रॉड ने लगाया इसके ऊपर और इस ब्लॉक ने रॉड के ऊपर लगाया परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। और हम लोग जानते हैं समेशन T डॉट A 0 होता है, उसी तरीके से ऐसे केसेस में समेशन N डॉट A 0 कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, दोनों के बीच में एंगल देखिए क्या है, एज का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में इसके लिए लिखेंगे ट्रायंगुलर ब्लॉक के लिए n इंटू एच और ये वाला एंगल cos 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस, अब रॉड के लिए n इंटू AV cos, ये एंगल चेक करते हैं, AV का डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, देखिए दिस इज इन दिस डायरेक्शन, और हमें ये पूरा एंगल चाहिए नॉर्मल रिएक्शन और AV के बीच में। यहाँ से यहाँ तक ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है 90 माइनस थीटा, सो 90 डिग्री प्लस 90 माइनस थीटा, दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू 0, नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल, सो H into sin theta cos 180 minus theta is minus cos theta, AV into cos theta equals 0, that means tan theta equals, ये इधर आ गया, AV by AH, this is the relation, यानी AV equals AH into tan theta, AV equals AH into tan theta, this is the relation, constraint relation। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना है, AV equals AH into tan theta, ये N डॉट A से आया। और नॉर्मल तरीके से अगर करना हो तो कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए नॉर्मल मेथड से अप्रोच करने के लिए क्या तरीका है, यहाँ देखिए क्या करते हैं, एक पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। सपोज ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ट्रायंगुलर ब्लॉक इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रॉड इज फॉलिंग वर्टिकली। तो इसमें तरीका क्या है, इसका जो स्लोप होता है tan थीटा, उसका हम लोग बेनिफिट उठाते हैं। क्या करते हैं, इसमें रूल क्या है ये समझिए। ऐसा एक XY एक्सिस बना लिया हम लोगों ने, ओरिजिन इज O और ट्रायंगुलर ब्लॉक किसी मोमेंट पे यहाँ है और वर्टिकल रॉड ये, उसमें करते क्या है, ये ब्लॉक कितना भी आगे चला जाए और रॉड कितना भी नीचे आ जाए, इसका एक्सेलरेशन है AV और इसका एक्सेलरेशन है AH, ये एंगल नहीं चेंज होने वाला। इस लाइन का, इस इंक्लिनेशन का, जो ट्रायंगुलर ब्लॉक का जो स्लोप है, एंगल है थीटा, tan थीटा, थीटा या tan थीटा, ये चेंज नहीं होने वाला।
हम लोग इसी का बेनिफिट उठाते हैं। तो इस दोनों बॉडी का जहाँ पे कांटेक्ट है वहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, और एक पॉइंट और भी कहीं भी, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट कोई भी, ये पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये पॉइंट ट्रायंगुलर ब्लॉक पे और ये वाला पॉइंट रॉड के ऊपर, यानी दोनों बॉडी के ऊपर एक एक पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए। एक होना चाहिए दोनों बॉडी के कांटेक्ट में और एक होना चाहिए इंडिपेंडेंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं मान ले रहा हूँ x1 y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान ले रहा हूँ x2 y2। उसके बाद दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब मालूम पड़ गया तो यू कैन इजिली राइट द वैल्यू ऑफ स्लोप। tan थीटा के मदद से, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, ये हाइट निकाल लिया y1 माइनस y2 और ये बेस निकाल लिया x1 माइनस, तो tan थीटा की वैल्यू होगी हाइट बाई बेस, इतना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें थीटा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, tan थीटा विल नॉट चेंज विथ टाइम। और क्या कांस्टेंट है देखिए, रॉड इज फॉलिंग वर्टिकली, यानी ग्राउंड से ये जो हाइट है y2 दिस इज स्लोली डिक्रीजिंग। रॉड इज नॉट मूविंग लेफ्ट और राइट, ये सिर्फ वर्टिकली मूव कर रहा है, तो x2 कांस्टेंट क्वांटिटी है यहाँ से ये डिस्टेंस। दिस ट्रायंगुलर ब्लॉक इज रनिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी ये x1 चेंज हो रहा है, लेकिन इस ब्लॉक का हाइट y1 जो है ये नहीं चेंज हो रहा है, y1 कांस्टेंट और x2 कांस्टेंट। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करिए, d2x1 by dt स्क्वायर माइनस d2x2 by dt स्क्वायर इंटू tan थीटा इक्वल्स d2y1 by dt स्क्वायर माइनस d2y2 by dt स्क्वायर। tan थीटा तो कांस्टेंट है, बाकी चार क्वांटिटी का डेरिवेटिव है, इन चार में से यहाँ दो और यहाँ दो में से दो क्वांटिटी जीरो होगा। कौन कौन सा दो क्वांटिटी जीरो होगा आप लोग बताइए मुझे। अब देखिए रिलेशन तुरंत आ जाएगा जो आप लोगों ने बताया, x1 टाइम के साथ बढ़ रहा है, x2 इज अ कांस्टेंट, x2 इज नॉट चेंजिंग, दिस इज जीरो, y1 इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो, तो ये देखिए x1 का डेरिवेटिव लेंगे तो ah मिलेगा इंटू tan थीटा इक्वल जीरो माइनस d2y2 by dt स्क्वायर माइनस ए भी मिलेगा। Therefore, tan theta is AB by H. सेम रिलेशन आ गया। ये Yes, कैलकुलेट करने का तरीका आप लोगों को भी आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों तरीके। तीनों पॉइंट क्या क्या हो गया स्यूडो फोर्स का। इफ वी आर मूविंग ऑन अ व्हीकल, अगर ये आगे की तरफ एक्सेलरेट होता है तो स्यूडो फोर्स पीछे महसूस होता है, जर्क पीछे महसूस होता है। अगर व्हीकल में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो गया, यानी इधर पॉजिटिव हो गया, रिटार्डेशन है इधर, यानी एक्सेलरेशन इधर है, तो स्यूडो फोर्स आगे लगेगा। एक्सेलरेशन के हमेशा उल्टा डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है। सर्कुलर पाथ में आप पढ़ेंगे कि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है जिसको कि हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC बोलते हैं। स्पीड ऑफ द व्हीकल अगर v हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r, ये हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन इधर है तो स्यूडो फोर्स सेंटर से बाहर लगेगा, हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। पीएफ जो मैं लिख रहा हूँ स्यूडो फोर्स है, सो यू हैव टू रिमेम्बर स्यूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के उल्टी दिशा में लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा। लिफ्ट में आप समझिए, बेस्ट एग्जांपल इज लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर आप हैं, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, आपका वेट बढ़ जाता है क्योंकि स्यूडो फोर्स नीचे लगने लगता है और mg भी नीचे ही लगता है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा और वेट नीचे लग रहा होता है। यहाँ वेट और स्यूडो फोर्स सेम डायरेक्शन में होने से वजन बढ़ जाती है, यहाँ स्यूडो फोर्स ऊपर और mg नीचे तो वेट कम हो जाता है। जब भी आप लिफ्ट में नीचे उतरते हैं तो आपको हल्का महसूस होगा,
जब भी आप लिफ्ट के अंदर ऊपर जा रहे होते हैं तो आपको वजन ज्यादा मालूम पड़ेगा ड्यू टू स्यूडो फोर्स। तो इसी को आप मैथमेटिकली आप लोगों को समझना है कि स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगता है। मैंने जितने भी एग्जांपल दिए उसमें एक्सेलरेशन है, बिना एक्सेलरेशन का स्यूडो फोर्स नहीं लगता, एक्सेलरेशन इज मस्ट। तो इसके लिए एक डायग्राम कंसीडर करके हम लोग समझेंगे कि स्यूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों काम करता है। तो इसके लिए हम लोग दो फ्रेम यहाँ बना रहे हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, जिसको मैं फ्रेम बोल रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। दो ऑब्जर्वर है, एक ग्राउंड ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, और एक ऐसी फ्रेम में है जो एक्सेलरेटेड है, दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ है इस जगह पे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये ओरिजिन ओ है और ये ओरिजिन ओ डैश। जो ऑब्जर्वर इस ओरिजिन पे है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है। मान लिया जाए कि ये एक्सिस है इनर्शियल फ्रेम। आप में से सब लोगों को याद रहना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता था कि इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ऐसा फ्रेम ऑब्जर्वर ऐसी जगह से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए उसका खुद का एक्सेलरेशन 0 हो, यानी और या तो रुका हुआ हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो। और दूसरा ऑब्जर्वर ये जो है ये नॉन इनर्शियल, ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन इसका 0 नहीं है, यानी ये वाला फ्रेम एक्सेलरेटेड है और ये नॉन एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब हुआ ये नॉन एक्सेलरेटेड है और इसका मतलब हुआ एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो हम लोग इनर्शियल नॉन इनर्शियल पहले भी एक बार चर्चा कर चुके थे। इनर्शियल फ्रेम का मतलब एक्सेलरेशन 0, नॉन इनर्शियल का मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं। तो ऐसा है, तो एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे, और एक पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, पार्टिकल एट पॉइंट पी, पार्टिकल का मास है। ये आदमी भी इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन देख रहा है और ये आदमी भी इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन देख रहा है। तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसा समझिए कि एक आदमी रोड पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो ट्रेन को देख रहा है, और एक आदमी प्लेटफॉर्म पे दौड़ता हुआ ट्रेन को देख रहा है। तो दोनों आदमी को, दोनों ऑब्जर्वर को ट्रेन का एक्सेलरेशन अलग अलग मालूम पड़ेगा। एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर देख रहा है उसको एक्चुअल एक्सेलरेशन दिखेगा, आदमी दौड़ रहा है या रन कर रहा है उसको ट्रेन का एक्सेलरेशन कुछ डिफरेंट मालूम पड़ेगा। तो बोथ आर मेकिंग ऑब्जर्वेशन टू दिस पार्टिकल। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये रहा इसका पोजीशन वेक्टर r, इस ऑब्जर्वर के लिए इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये रहा r डैश, और ये आदमी इस आदमी को भी देख रहा है, तो इस आदमी का पोजीशन वेक्टर हो गया, मान लिया जाए कैपिटल R, ऐसा मान लीजिए। मतलब क्या है, R क्या मान रहे हैं, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर, R इज पोजीशन वेक्टर of particle with respect to O at time t। R dash क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू O dash at the same time। और कैपिटल R क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ O dash, इस आदमी का पोजीशन वेक्टर O के रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू O। पोजीशन वेक्टर ऑफ O dash position vector of O dash with respect to O at time t। ये तीनों अच्छे से समझ लीजिए। अब होगा क्या, R को आप दो बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको इस पार्टिकल का एक्चुअल एक्सेलरेशन मिलेगा A, एक्चुअल एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल।
इनर्शियल फ्रेम से जो भी नापते हैं हम लोग वो एक्चुअल होता है। और आर डैश को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आदमी, इस आदमी के लिए आर का सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा वही इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। इस आदमी के लिए आर डैश का सेकंड डेरिवेटिव जो आएगा वो इस आदमी के लिए इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। इस ऑब्जर्वर का ओ डैश का ओ के रेस्पेक्ट में आर का जो डेरिवेटिव होगा सेकंड डेरिवेटिव वो इसका एक्सेलरेशन बताएगा। तो आर डैश को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार, तो ये ए डैश बताएगा, ये बताएगा एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन बताएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओ डैश। So this is not actual acceleration, this is relative acceleration, क्योंकि ओ डैश एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो ये जो ए डैश आ रहा है दिस इज relative acceleration of particle with respect to o dash, और ये है कैपिटल आर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बताएगा एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम। इसको मैं मान ले रहा हूं कुछ और, लेट अस अज्यूम f, acceleration of o dash with respect to o। ये तीनों मार्क करने वाली बात है कि ये क्या है और ये क्या है। पोजीशन वेक्टर को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे आप टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कौन कौन सा एक्सेलरेशन मिल रहा है, एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एंड दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम इटसेल्फ। ये तीनों चीज पे ध्यान रखिए, बस एक लाइन 2 लाइन में रिजल्ट आ जाएगा कि क्यों एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। समझने का सब लोग प्रयास करिए। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ यू कैन सी, ट्रायंगल लॉ लगा दिया जाए इसमें, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, कैपिटल आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू आर, ऐसा होगी। देखिए इसको टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो क्या इक्वेशन बन रहा है, d2r dt स्क्वायर d2r डैश dt स्क्वायर d2r dt, ऐसा बन रहा है। अब यहाँ जो जो हम लोगों ने एजम्पशन लिया वैल्यू डाल देते हैं। दिस इज a, this is a dash and this is a, m is mass of the particle, m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या इक्वेशन बन रहा है, mf प्लस ma डैश इक्वल्स ma, तो ये हो गया ma प्लस माइनस ma इक्वल्स ma डैश, ऐसा इक्वेशन बन गया। इसी इक्वेशन से आपको स्यूडो फोर्स समझ में आएगा कि ये क्या है। जस्ट फोकस, जो मैं बात बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिए सर। न्यूटन सेकंड लॉ में आपने पढ़ा है अर्लियर कि F इक्वल्स m, F नेट होता है और ये A नेट होता है। ये क्या बताता है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस होता है, और ये क्या होता है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है। A net is resultant acceleration, F net is resultant of all the real forces। तो ये जो ma है इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे F, ये resultant of all the real forces acting on the body। तो ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा फोर्स, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस। यहां से देखिए दिस इज एक्स्ट्रा फोर्स,
और इसी का नाम है स्यूडो फोर्स, जो कि एक्सप्रेशन में अपने आप इन ट्रिप आ गया। जैसे यहाँ F इक्वल्स ma है, वैसे ही इस पूरे को, ये रियल फोर्स हुआ, ये स्यूडो फोर्स हुआ। स्यूडो फोर्स देखिए, जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है F, इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन मान लीजिए F इधर है, तो यहाँ माइनस mf आ रहा है, जस्ट उल्टा। स्यूडो फोर्स जो है, जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन F है, उसका उल्टा लगता है ये माइनस साइन की वजह से। तो जैसे F इक्वल्स आप ma लिखते थे, वैसे ही इधर राइट साइड में a की जगह a डैश है। हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं f डैश इक्वल्स ma डैश, where f डैश इज कैपिटल F प्लस माइनस mf। अब जो मैं बोल रहा हूं उन सब पे ध्यान दीजिए। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ रियल एंड नॉन रियल फोर्सेस। स्यूडो फोर्स को हम लोग नॉन रियल फोर्स भी बोलते हैं, नॉन रियल। इमेजिनरी फोर्स, नॉन रियल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, नॉन रियल फोर्स और वर्चुअल फोर्स। तो एफ डैश जो ये रियल फोर्स है, ये स्यूडो फोर्स है, तो इट इज रिजल्टेंट ऑफ रियल एंड नॉन रियल फोर्स। आरएचएस में ए डैश है, ए डैश इज रिलेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाने के लिए एफ इक्वल्स ma था ग्राउंड फ्रेम में, लेकिन ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तब भी आप एफ इक्वल्स ma यूज कर सकते हैं, मगर अब एफ डैश बराबर ma डैश होगा। ग्राउंड फ्रेम में एफ इक्वल्स ma यूज करते हैं, और ग्राउंड फ्रेम नहीं है, एक्सेलरेटेड फ्रेम अगर है, तो आप एफ डैश इक्वल्स ma डैश यूज करेंगे। ए डैश इस नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर ने जो एक्सेलरेशन नोटिस किया, रिलेटिव एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है। और एफ डैश क्या है? रियल फोर्स में एक एक्स्ट्रा फोर्स स्यूडो फोर्स को आपको जोड़ देना है, स्यूडो फोर्स को ऐड कर देना, जिसका मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन रहता है उस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन एफ, ये वाला, और डायरेक्शन एफ का जस्ट उल्टा। यानी एक्सेलरेशन इधर है तो स्यूडो फोर्स इधर, एक्सेलरेशन इधर है तो स्यूडो फोर्स ठीक उसका उल्टा, ये कॉन्सेप्ट है। तो वी कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल्स ma इन नॉन इनर्शियल फ्रेम आल्सो, बशर्ते कि आप एफ को चेंज कर दें, एफ में एफ के साथ एफ डैश लें, एफ के साथ साथ स्यूडो फोर्स भी कंसीडर करें इक्वेशन में, और एक्सेलरेशन ए की जगह यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन लेना होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। बोलिए सर इसमें सर एफ नेट फोर्स कौन सा है सर? ma डैश। एफ नेट मैंने क्या लिखा है? m इंटू ए नेट, m इंटू ए नेट। एफ बराबर ma जो लिखते हैं, इसमें f जो है रियल फोर्स होता है, जिसको मैंने ऊपर एफ नेट लिखा है, और ए नेट मतलब टोटल एक्सेलरेशन, एफ नेट मतलब टोटल रियल फोर्स का रिजल्टेंट, ए नेट मतलब उस नेट फोर्स से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन। तो ma हो गया f या एफ नेट का है, रियल फोर्स का रिजल्ट, और माइनस mf एक्स्ट्रा फोर्स जो इक्वेशन में आ रहा है, इसी को स्यूडो फोर्स कहा जाता है, जो कि f की वजह से है। अगर ओ डैश ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करना बंद कर दे तो f 0 हो जाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन बंद हो जाए तो ये f 0 हो जाएगा, तो जो a बराबर a डैश आ जाएगा। अगर ये 0 हो जाए तो a बराबर a डैश, यानी कि दोनों ऑब्जर्वर को एक्सेलरेशन सेम दिखाई पड़ेगा। समझ में आई बात? और कुछ डाउट है तो पूछिए इसमें। इसको एक दो केस में हम आपको अप्लाई करके अभी बताएंगे, इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे वो बताएंगे आपको। तो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है कि एक एक्स्ट्रा फोर्स स्यूडो फोर्स कहां से आ जाता है। तो देखिए एग्जांपल ले रहे हैं इसका, स्यूडो फोर्स का।
सबसे पहला एग्जांपल लिफ्ट का लिया जाए। ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन है a, it is accelerating in upward direction। इसके अंदर एक ब्लॉक रखा है m मास का। तो ग्राउंड फ्रेम से पहले ग्राउंड फ्रेम में देखते हैं, उसमें सूडो फोर्स नहीं लगेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। ग्राउंड फ्रेम में मास इज m, वेट mg, और यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n। ग्राउंड से देख रहे हैं तो लिफ्ट के साथ साथ जा रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन a। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा n minus mg equal to ma। हाँ राइट, m है तो n हो गया m इंटू जी प्लस ए। बढ़ गया इसका वेट, ये कितना है mg प्लस m है। ये सूडो फोर्स की वजह से ही आ रहा है ना। ग्राउंड फ्रेम में सूडो फोर्स नहीं होता है। ए रियल फोर्स, ए भी रियल फोर्स, सम ऑफ रियल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम से करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम कहाँ है? लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर को भेज देते हैं। अगर ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर ही है तब देखिए वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग इनसाइड द लिफ्ट ओनली एंड ही इज मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम। एक्सेलरेशन ये है और ऑब्जर्वर यहीं पे है। ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखिए क्या बनेगा। mg नॉर्मल रिएक्शन इन, ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, उसका एक्सेलरेशन है a ऑब्जर्वर का। तो सूडो फोर्स इस मास पे किधर लगना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में? डाउनवर्ड सर। एक्सेलरेशन के ठीक उल्टा। यस सर। तो सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन लिफ्ट के बराबर है और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं सूडो फोर्स, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे सूडो फोर्स है। इस ऑब्जर्वर यानी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को एक्सेलरेशन इसका कितना दिखाई पड़ेगा? 0। यस सर। ये जो ऑब्जर्वर है लिफ्ट के अंदर, इसको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना नजर आ रहा है? 0। देखिए यहाँ पे रियल फोर्स क्या है? एन और mg। तो एन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, ठीक है। सूडो फोर्स ये रहा, m वो भी नीचे की तरफ, दैट इज इक्वल टू m इंटू 0। यस। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, इस डायग्राम में देखिए 3 फोर्स है, n ma mg। तो n ऊपर पॉजिटिव, mg नीचे नेगेटिव, ma नीचे नेगेटिव, ma भी नेगेटिव, वो भी नीचे है। So net force on this block, this is real force and this is pseudo force. N upward, mg downward, ma downward. That is equal to mass into a dash. A dash की वैल्यू है 0। क्या इक्वेशन आ गया देखिए? N इक्वल्स mg प्लस ma, यानी N इक्वल्स m इंटू जी प्लस a। दोनों इक्वेशन सेम है। सॉल्व करने का तरीका बदल गया। देखिए सॉल्व करने का मेथड, एक में ग्राउंड फ्रेम से है और एक में सूडो फोर्स